अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक स्टेटमेंट के ऊपर अभी तुंदी और तेज़ी जो सियासत में है ना वैसे ही बरकरार है और उसमें कमी नज़र नहीं आ रही और मुझे लगता है कि आइंदा चंद रोज़ वो बरकरार भी रहेगी। मौलाना साहब मुझे लगता नहीं है कि पीछे हटने पे आमादा हैं, बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे बयानात दें ताकि उनका जो एक सियासत के अंदर शायद वो एक खोया हुआ मुकाम है वो उसको दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तानी सियासत में बहुत थोड़े लोग हैं जो बहुत कम नशिस्तों के साथ ख़ुद को हमेशा रेलेवेंट रखने में कामयाब रहते हैं। वो पॉलिटिकल सेटअप के अंदर भी रेलेवेंट रहते हैं, वो मिलिट्री सेटअप के अंदर भी ख़ुद को रेलेवेंट रखते हैं। पाकिस्तान के माजी करीब के कम अज़ कम मौजूदा का मुझे पता नहीं है, लेकिन माजी करीब के जितने आर्मी चीफ़ रहे हैं वो मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के साथ रब्ता अच्छा बरकरार रखते हैं। पार्लिमान के अंदर भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत होती थी या नवाज़ शरीफ की हुकूमत हो तो मौलाना साहब का एक उसमें वज़न ज़रूर बरकरार रहता है। मौलाना साहब ने बयान दिया है, उसमें बहुत सारे हिस्से तो मैं नहीं सुनाऊँगा, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि वो मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, लेकिन एक हिस्सा जो पार्लिमान के मुतल्लिक़ उन्होंने कहा वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाइएगा। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। पार्लियामेंट घर की लौंडी है। अब ऐवान की हैसियत नहीं, अब इस मैदान की अहमियत है। इस तरह के जाली ऐवानों को अपने ठोकर के नोक पर रखें। अब पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जो जोड़ तोड़ के महारत रखते हैं, ज़रदारी रखते हैं। ज़रदारी साहब को कहा जाता है कि वो मफाहमत के बादशाह उनको लोग कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के अंदर भी एक एबिलिटी है कि वो पुरानी तर्ज की सियासत करते हैं जिसमें जोड़ तोड़ के ज़रिए कुछ लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। आजकल पीटीआई के साथ इनकी इंगेजमेंट चल रही है और अगर इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा जो कोलिशन गवर्नमेंट है इनके साथ इनका इंटरेक्शन बढ़ता नहीं है, वो दूरी बरकरार रहती है, तो कभी इम्कान ये है कि ये ख़ुद को अलाइन करने की कोशिश करेंगे पीटीआई के साथ ताकि इनका सियासी वज़न बढ़ जाए। ख़ुद को कभी ये एक पलड़े में डालकर इतना ओवर कमिट नहीं करते कि वापसी का रास्ता इनका बंद हो जाए। ये रास्ते दोनों अपने खुले रखते हैं और वो मौलाना साहब भी दोनों रास्ते खुले रखेंगे। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो रावला कोट के अंदर सूरत हाल है वो वैसे ही है जैसी पिछले चंद रोज़ से जारी है। शायद मौलाना फजलुर रहमान को जो इब्तदाई दिनों में बात हुई थी कि इनको भेजा जाए एजेके में उस जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ बातचीत के लिए मुनासिब तजवीज़ थी, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुफाहमत के ज़रिए रास्ता निकाल कर आगे बढ़ सकते हैं। बिलावल भुट्टो वहाँ गए हुए हैं और पीपल्स पार्टी के अंदर माजी के अंदर ये एक ताकत होती थी। जैसे मौलाना हमारे यहाँ नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान एक अपोजिशन की पॉलिटिक्स में बड़ा नाम थे, वो जोड़ तोड़ करके अलाइंसेस बना लिया करते थे। पीपल्स पार्टी भी मुफाहमत के हवाले से एक अच्छी उनकी रवायत मौजूद है। बिलावल भुट्टो वहाँ गए हैं, क्या वो रास्ता निकाल पाएंगे ये तो आने वाले दिन बताएंगे। सुनिए, उन्होंने आज कहा, No one sitting in Islamabad has the right to determine who is or who is not a Kashmiri. ना मुनासिब बयानात की वजह से ये क्राइसिस इस पोजीशन कश्मीर में जो सूरत हाल अब 1 महीने से चलता आ रहा है, हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। Pakistan People's Party therefore proposed the establishment of a Truth and Reconciliation Commission, and the commission should be given a sufficiently broad mandate to examine the present situation. आप अगर चाहते हो कि 12 सीटें हो तो 12 सीटें, अगर आप चाहते हो कि 14 सीटें हो तो 14 सीटें, अगर आप चाहते हैं कि खत्म कर लेते। ये हक हाकमियत का सवाल अगर इन 12 सीटों पे फंसा हुआ है तो ये तो इतना जल्दी हमें खत्म करना चाहिए। जहां तक कि आपकी हक हाकमियत की सवाल है, उसका फैसला भी ना इस्लामाबाद कर सकता है, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ कोई बात करेगा तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये बिलावल की स्टेटमेंट बहुत अच्छी है सियासी एतबार से। ये तीन बुनियादी जो असूल हैं उसको वज़ा करना सियासतदानों का काम होता है, जो वो कर रहे हैं। 12 नशिस्तों के ऊपर वो कहते हैं कि फ़ैसला आप लोगों ने करना है, इलेक्शन होगा तो फ़ैसला हो जाएगा, नशिस्तें रखनी है या नहीं रखनी है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे भी जाके आप 5-6 नशिस्तें मखसूस कर सकते हैं। बहुत मुनासिब बात है, आप अंदर जाएँ पार्लियामेंट के अंदर और अपनी असम्बली के अंदर बैठ के इस तब्दीली कर लें। इसी तरीके से कौन कश्मीरी है और कौन कश्मीरी नहीं है, ये वफाकी वज़रा ने बहुत गलत बयान दिए, कभी नहीं देना चाहिए। ऐसा डिक्लेरेशन पास करना, हम लोगों को पाकिस्तानियत से ही खारिज कर देते हैं, उनको इंडियन एजेंटी बना देते हैं। ये गलत रवैया है। ये तरीक़ाकार हमेशा कौमों की यकजहती जो है उसको तोड़ने के काम तो आ सकता है, जोड़ने के काम कभी नहीं आ सकता। तो बिलावल का बयान दुरुस्त है, आई होप कि कुछ करें भी। सर्ट करने की ज़रूरत है सियासतदानों को,
सारा काम पिंडी पे छोड़ के तो खुद जाके सत्तू पी के सो जाएं, वो तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट इस मामले में बहुत कमज़ोर है। मुझे नहीं लगता कि वो अपना जहाँ जिम्मेदारियाँ सियासी मैदान में उनको दिखानी चाहिए थी वो दिखा पाए हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में भी मुझे उनसे तवक्को बहुत ही कम है। शहबाज साहब ने अपना बेशतर काम जो है वो दूसरों पे छोड़ के सिर्फ खुद दूसरों की तारीफ़ तक महदूद रखते हैं। शाबाश करके बाकियों को बैठ जाते हैं कि मेरा काम इतना ही है कि वेरी वेल डन, आप ही की वजह से सारा पाकिस्तान चल रहा है। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं डॉक्टर तारिक फजल वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, जौहर सलीम साहब हैं साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के, और शफ़ी जान साहब हैं वज़ीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा। सबको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो जौहर सलीम साहब से हम मसला ईरान के ऊपर एक आध बात कर लें, फिर हम सियासी मैदान के अंदर आपकी तरफ आ जाते हैं। जौहर सलीम साहब, ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, डील करो डील करो डील करो, जो पहले उनकी रट होती थी। ईरान के पास भी आई फील के अपॉर्चुनिटी यही है कि डील करें, लेकिन दोनों लड़े जा रहे हैं, बमबारी करी जा रहे हैं। वो कहते हैं आपका जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हिट करेंगे। कहाँ एंड होगी ये चीज़? इस वक्त मुश्किल सिचुएशन है। देखिए, मैंने ये पहले ही कहा था कि ईरान की जो दाखिली सियासत है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी इस प्रोसेस पे, जो कि अब साफ नज़र आ रहा है वहाँ पे। अब इस वक्त तो ये हो गया, हार्डलाइनर्स बिल्कुल प्रिवेल कर गए हैं, ख़ासतौर पे ये फ्यूनरल प्रोसेशन के बाद जो एक सेंटिमेंट वहाँ पे बना है। दूसरा ये है कि अमेरिका के पास भी बहुत क्लियर प्लान नहीं है। जब उन्होंने डिस्टर्ब करना दोबारा शुरू किया, अब अमेरिकन क्या कर रहे हैं? एक तो चले जी बॉम्बिंग करके कोशिश उनको की कि ईरानी समझें और वो खोल दें, या एटलीस्ट अपना इंटेंट बताया कि जी हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे, पूरी उनको कंटेस्ट करेंगे, ईरान जो कंट्रोल अपना कहता है। दूसरा ये है कि वो डिग्रेड कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी, कोस्ट लाइन के साथ साथ बॉम्बिंग करके सारी जो सी है, जो कि अब मुसलसल बॉम्बिंग वो कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि ज़ाहिर प्रेशराइज भी उनको कर रहे हैं ताकि वो नेगोशिएशंस की तरफ आएँ। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ट्रंप के साथ कोई कोहेरेंट स्ट्रेटजी नहीं रहती। वो अचानक कोई ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, जिस अभी उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हम तो इस पे इतना ज्यादा टोल खुद लेंगे, 20% तो उनका हम टैक्स लेंगे। अब वो झक मार रहे हैं ना, देखें जिस बात के ऊपर ईरान पे बमबारी कर रहा है वो कहते हैं हम लेंगे। उससे सारा एक तो मॉरल हाई ग्राउंड लूज हो जाता है, और फिर जो आप सारी एक स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं ना, वो उसकी सीरियसनेस खत्म हो जाती है। ये मैं देख रहा हूँ कि इस जंग में अगर मेरे हिसाब से कोई अगर ऐसा अमेरिका की साइड पे लीडरशिप ऐसी होती जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और थोड़ा स्ट्रेटेजिक सोच रखती। आप ट्रंप को स्टेबल नहीं समझते? वो नहीं स्टेबल होंगे, बट बयानात की हद तक तो नहीं है ना। बयानात तो आपने देखे ही हैं उनके। अब ईरान के अंदर क्या है? ईरान के अंदर बिल्कुल इस वक्त जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो साइडलाइन हो गए हैं सारे। बेशक वो सदर पेज़ेश्कियान हो, अब्बास अराक्ची हो, जो स्टेटमेंट्स वगैरह जो मर्जी देते रहें। इवन कालिबाफ जो है, उन्होंने जो मूड देखा है इस वक्त, जो बाकी सारा चल रहा है, वो भी अब जो है ना, पहले वो प्रैग्मेटिस्ट थे, अब वो बीच में आ गए, बिकॉज उनको अपनी सियासत भी बचानी है। बाकी जो है बाकिर जुल्कदर जो है, मोहसिन रज़ाई हैं, या अहमद वाहिदी हैं, या कुद्स ब्रिगेड के जो हैं हेड, और फिर मुश्तबा खमेनाई, बिकॉज उनकी प्रेजेंस देखें अभी तक तो वो आवाम को नज़र भी नहीं आए, कभी उन्होंने सामने आके कोई बात भी नहीं की। तो वो फिर उस तरह से आपकी वो जो एक पावर जो जिस तरह की अली खमेनाई की थी उस तरह की तो नहीं बनी बिल्कुल भी अभी तक। जो सियासत में अंदर सख्त गीर एलिमेंट है ईरान के अंदर, वो हावी होता जा रहा है, बिल्कुल हावी, और जो मॉडरेट है वो नीचे चले गए बिल्कुल। और उसकी वजह से मैं क्या देख रहा हूँ आगे, ग्रेट डील ऑफ इंस्टेबिलिटी जो है ना, ये अब मसला जो है इंस्टेबिलिटी, लेकिन ईरान तक महदूद नहीं रहेगी। अब देखें वो हौसी जो हैं वो एक्टिव हो गए, लेबनान के अंदर नेतन्याहू तबाही फेर रहे, तो आपका पूरा रीजन जो है उसमें इंगेज हो रहा है। और ये बड़ा कंसर्न का मामला, इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें दूसरे मुल्कों को भी, यूरोपियन जितने ज़्यादा डिसोसिएटेड इससे रहे हैं वो नहीं रहना चाहिए उनको, बिकॉज उससे भी नुकसान ही हुआ है। कोई जो है ना, बिल्कुल वो समझते हैं कि अच्छा जी खुद डील करें, लेकिन खुद डील नहीं हो रहा उनसे, अमेरिकन से। तो फिर बेसिकली ये इस वक्त भी जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है, अब जो भी इंटरमीडियरीज बीच में है, कतर है, ओमान है, देखिए उनको ज़रूरत है इस चीज़ की कि बाकी भी सारे आएँ बीच में, और आके फिर जो उनसे, बिकॉज अगर इधर से मामला बिगड़ते गए तो फिर ये इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाए। ये ठीक है कि चलें जो MOU साइन हो गया, बड़ी कामयाबी थी। आगे भी जिस वक्त भी नेगोशिएशंस रिज्यूम होती हैं, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा कि आप उधर से शुरू कर सकते हैं, तो एक बेसिस होगी। लेकिन अभी तो जो सिचुएशन है उसमें तो ये कोई इतना आसान नज़र नहीं आ रहा। जो अमेरिका की दाखिली सियासत है, अगर उसको ले लें तो ट्रंप पे वो प्रेशर नहीं है जो वो समझता है। ईरान के बड़ा प्रेशर है ट्रंप के ऊपर, क्योंकि ट्रंप इस वक्त जो है ना, देखें पहले तो ये था ना कि जी जंग शुरू कराई है, एग्रेसर है ये वो। अब तो ये हो गया कि नहीं जी उसने तो जंग चलाना खत्म कर दी थी, अब ईरान ने दोबारा शुरू की है। अब अगर वो स्टैंड ले रहा है तो उसके पीछे रैली करेंगे रिपब्लिकन एटलीस्ट, तो उसको इसलिए आपको इतना ज़्यादा खतरा नहीं है कि वोट लूज करेगा इसके ऊपर। सो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो पाकिस्तान का रोल था बहुत सेंट्रल था ये सारे मामले के अंदर, MOU तक आने का जो मामला था, लेकिन अब शायद हमें दोबारा से एक नई कोशिश करनी पड़ेगी कि सऊदी अरेबिया, कतर, इन सारों को दोबारा इंगेज करें, इस्लामाबाद बिठाएं, फॉरेन मिनिस्टर्स को इनवाइट करें, ईरान को भी साथ बुलाएं और बैठ के आपस में डिस्कस करें। मलिक साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की और यकीनन उसमें
बाकी भी दोस्त ममालिक की मदद शामिल हाल थी कि हमने ये बैनुल-अक़वामी सालसी का किरदार जो है ये बड़े मौसर तरीके से अदा किया। यहाँ पे डायलॉग हुए, वाइस प्रेसिडेंट आए, उनके स्पीकर आए, उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में आए। सेकेंड राउंड में ये MOU साइन हो गया और उसके बाद अभी हतमी मुआहदा होना था 60 दिन में, लेकिन उसके बाद जो आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त है उसके ऊपर ईरान की तरफ से एक अटैम्प्ट हुई और उस अटैम्प्ट के नतीजे में अमेरिका ने फिर ईरान पे अटैम्प्ट की, गोलाबारी की और फिर ईरान ने जो इस्लामी ममालिक हैं उनके ऊपर, और ये एक नया जो है दौर, एक आप ये कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट का वो शुरू हो गया है। लेकिन जो आपने सवाल किया है तो बराह रास्त उसका जवाब ये है कि हम अभी भी सालसी के इस रोल में हम एंगेज्ड हैं। हम अभी इंतज़ार नहीं कर रहे कि हम करेंगे, हम इस वक्त कर रहे हैं। ज़रा बिलवास्ता डायलॉग अपने दोस्त ममालिक के साथ मिल के कोशिश पाकिस्तान पूरी कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जो वज़ीर ख़ारजा है ना, सऊदीज़, टर्की, कतर, पाकिस्तान को ईरान के उनको दोबारा दावत देनी चाहिए, इस्लामाबाद में बैठे MOU के ऊपर आगे कैसे कैपिटलाइज़ करना है उसके ऊपर बात करनी हमारी चाहिए। पूरी कोशिश यही है मलिक साहब, जो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब के हम उसको वहीं से लेके आगे चलें कि जहाँ पे ये सिलसिला रुका है कि MOU साइन हो चुका है। अब बाकी जो गुफ्त शनीद होनी है इस पर और अब बाहमी मुशावरत होनी है और दीगर इस्लामी ममालिक जो इसमें असिस्ट कर रहे हैं सारे प्रोसेस में और मदद दे रहे हैं, उनकी मदद से हम इसको हतमी नतीजे तक पहुँचाएँ। देखिए आबना हुर्मुज़ एक ऐसी चीज़ है कि उसके ऊपर जब भी डिस्टर्बेंस होती है उससे पूरा ख़त्ता जो है वो डिस्टर्ब होता है और ईरान को उसकी सेंसिटिविटी का पता लग गया है और वो चाहता है कि उसके ऊपर मेरा मुकम्मल कंट्रोल हो। और अगर आप देखें इस सिचुएशन इस पूरे ख़त्ते की और पूरी दुनिया की, तो जब तक आबना हुर्मुज़ को एक न्यूट्रल जगह जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जाता और वहाँ से इजी एक्सेस और इजी पैसेज नहीं दिया जाता, उस वक्त तक ये मसला जो है ये मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हल नहीं होगा। दुरुस्त है। शफी जान साहब, आपकी तरफ आने से पहले मौलाना साहब की आपको स्टेटमेंट दोबारा सुनाता हूँ, फिर इससे आपसे सवाल का आगाज़ करते हैं। दिखाइएगा जी। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। पार्लियामेंट घर की लौंडी है। अब ऐवान की हैसियत नहीं, अब इस मैदान की अहमियत है। इस तरह के जाली ऐवानों को अपने ठोकर के नोक पर रख। शफी जान साहब, मौलाना साहब के पार्लियामेंट के मुतल्लिक़ ख्यालात, आपका उसके ऊपर रद्द-ए-अमल। सबसे पहले नदीम साहब आपका शुक्रिया। देखिए मौलाना साहब ने जो पार्लियामेंट के बारे में कहा, वही मौक़िफ़ ऑफ तहरीक इंसाफ का भी है कि रबर स्टैंप है। पार्लियामेंट से 26वीं 27वीं तरमीम के बाद तमाम तर ताकत ले ली गई है और ये जो पार्लियामेंट है जो 17 सीटों पे जिस तरीके से एक जमात को पूरे पाकिस्तान पे मुसलत किया गया है, ये उसी का रिएक्शन है। जब तक मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, जब तक जिसको वोट पड़ेगा उसका नहीं निकलेगा, इस तरह किस्म के बयानात भी आएंगे, इस किस्म के जलसे जुलूस भी होंगे। अब बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा, जिसको जो वोट पड़ता है उसी को देना पड़ेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप मुल्क पे 17 सीटों वालों को मुसलत कर दें। इस तरह नहीं हो सकता कि कराची के मैंडेट पे एक जमात को 20 सीटों में से 19 सीटें मिलती हैं और आप उसको एक सीट पे नहीं देते और वो MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान बांट देते हैं, किसी एक सूबे को किसी और के हवाले कर देते हैं। तो ये तमाम तरह चीज़ें जब होगी तो ये महरूमियाँ जन्म लेंगी। जब महरूमियाँ जन्म लेंगी, नाइंसाफ़ी होगी, तो इस किस्म का रिएक्शन आएगा। और मुझे याद पड़ता है लाहौर में शायद जलसा था जहां इमरान खान और शेख रशीद साहब मौजूद थे, तो शेख साहब ने कहा था कि मैं लानत भेजता हूं इस पार्लियामेंट पे और इसको आग लगा दीजिए। इस तरह के कुछ ख्यालात थे, इमरान खान साथ खड़े थे उनके। तो आपके अपने पार्टी के ख्यालात पार्लियामेंट के मुतल्लिक़ मेरे ख्याल में ऐसे ही हैं। 2018 से पहले ये जलसा हुआ था लाहौर में। देखिए मैंने तो शुरू में नदीम साहब कह दिया था कि पार्लियामेंट उस टाइम स्ट्रांग होगी जब इसमें जो लोग बैठेंगे जिनके पास अवाम की ताकत होगी। अगर कोई फॉर्म 47 के ज़रिए आएगा और जिसको वोट पड़ा है वो इस पार्लियामेंट से बाहर होगा, जिसको वोट पड़ा है वो कानून साजी के अमल का हिस्सेदार नहीं होगा, जिसको वोट पड़ा है वो कौमी मसलहत और कौमी मसलों पे बात नहीं करेगा, और एक डमी को अगर आप उसकी जगह बैठाएंगे तो इस किस्म से या इससे सख्त रिएक्शन आएगा। डॉक्टर साहब, डम्मी को बिठाएंगे और मौलाना साहब ने तो ठोकर की नोक कहा, जूते की नोक नहीं कहा, ठोकर की नोक पर उन्होंने गुजारिश ये है कि मुझे पिछले 2-3 इलेक्शंस 2008 से तो मैं ख़ुद पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, मुझे बता दें कि जिसके ऊपर यही सारी बातें जो शफी जान साहब कर रहे हैं ये ना हुई हों। हमारी कोई तकरीर किसी भी मेंबर की असेंबली में या किसी टॉक शो में 2018 के इलेक्शन के बाद आप उठा के देखेंगे तो यही बातें हैं जो शफी जान साहब कर रहे हैं कि जनाब जाली मैंडेट, जालसाजी पे मबनी पार्लियामेंट,
डमी लोग और ये सारे यही जो आपके भी ये ख्याल कह में रहे हैं। पार्लियामेंट जाली नहीं? तो लिहाजा मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये हमारी तकरीरें हैं जो 2018 के बाद हम कर रहे थे इमरान खान के पार्लियामेंट डमी थी पहले RTS भी और को आज भी। बिठाने के बाद, लेकिन बिठाने के बाद इमरान खान को जब बिठाया गया, लेकिन उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के लिए हम चार्टर ऑफ इकॉनमी करने के लिए तैयार हैं, बातचीत के ज़रिए हम मामलात को और पाकिस्तान के निज़ाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये आपस में जो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं और ये सियासी पंजा आजमाई है, ये तो सिस्टम के साथ है, ये चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। कोई शफ़ी जान मेरे भाई ने ऐसी बात नहीं की कि जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हो रही है कि लोग इसे तवज्जो से सुनेंगे। ये हर दफ़ा असेंबली के पहले इजलास में यही बातें होती हैं, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। ठीक है। बाकी मौलाना साहब ने जो बात की है जी, देखिए मौलाना साहब खुद उस ऐवान का हिस्सा है। मेरा ख्याल है कि अल्फाज के चुनाव में मौलाना साहब से ज़्यादा कोना मश्क सियासी लीडर मैंने नहीं देखा। मैं उन्हें स्मार्ट पॉलिटिशियन कहता हूँ, हालांकि बड़े मोटे ताजे हैं लेकिन बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियन है। वो अल्फाज के चुनाव में भी उन्हें बड़ा मलका हासिल है, सियासत में बड़े आज जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं मौलाना साहब के लिए मैंने पहली दफ़ा देखा है। नहीं देखें, दो उनके जुमले हैं ना जिन पे बड़ा इशू हो रहा है। एक तो उन्होंने कहा फौज के लोगों को तनख्वाह मिलती है, जाके लड़ो, ये बोला ना उन्होंने, जिसके ऊपर आप सारे लोग फिर उनकी मजम्मत कर रहे हैं। पूरी जमात आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आपकी भी, पीपल्स पार्टी की। आज उन्होंने कहा पूरी पार्लियामेंट ही जो है इसके ऊपर वो ठोकर की नोक पर रखता हूँ। तो रीज़न क्या है मौलाना साहब ये इतना गुस्सा दिखा रहे? कुछ पर्पज़ होगा ना सियासत साहब। गुजारिश ये है कि जो आपने पहले बयान की बात की है देखें उसका मकसद ये निकलता है कि जो फ़ौज के जवान हैं या उसमें आप बाकी भी लॉ इन्फोर्समेंट को लें, पुलिस को लें, क्या वो तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं? यानी इससे ज़्यादा मज़ा का खेल आपके ख्याल में मौलाना ने जुमला इससे ज़्यादा बगैर वजह के नहीं मौलाना ने बोले होंगे? कोई रीज़न, वजह जो भी हो, क्या वजह होगी? मैं कहता हूँ जी कि 110 वजह हों। इख्तलाफ आपका हो सकता है, हमसे हो सकता है, इदारे से हो सकता है। मैं खुल के बात कर रहा हूँ क्योंकि आप भी प्रोग्रामों में खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं। लेकिन जहाँ तक फ़ौज के अफसरों और जवानों का जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, मुल्क में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जहाँ तक उनकी वो जज्बा शहादत, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी, पाकिस्तान के अमन के लिए, यहाँ पे पाकिस्तानियों के सुकून के लिए जो शहादतें हैं, वो लायक तहसीन है। हम उनके कर्जदार हैं, पूरी कौम उनकी कर्जदार है। और मैं समझता हूँ कि ये बात अबव पार्टी लाइन है। और उसके बाद जो उनके ख़ानदान हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके माँ बाप हैं, उनकी बेवाएँ हैं, उनका एहसान है पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने अपने जवान बच्चे और अपने जवान बेटे जो हैं इस वतन पे कुर्बान किए हैं। उनको आप मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करें तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। बाकी आप बयानात दें, आप अभी भी दे रहे हैं, उससे कोई आपको नहीं रोक रहा। पाकिस्तान की खातिर लेकिन ये देख रहे हैं कुर्बान करता है, वो पुलिस का जवान हो, फौज का जवान हो, वो सिविल हो, जो भी हो, जो पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी देता है छोटी से छोटी, उसको सलाम पेश करना चाहिए, उसको बिल्कुल करना चाहिए। से लगा के मैंने तो दो राय है ही नहीं। उससे आगे बात की है कि हम उनके कर्जदार हैं। फौज पे तनकीद करनी चाहिए, सियासी जोड़ तोड़ में जब उनकी मुदाखलत आती है या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, उस पर तनकीद करनी चाहिए। या मिलिट्री टेक ओवर, कोई डिक्टेटर कब्जा कर लेता है, आप तनकीद करें कि आप पीछे। आइन को अगर कोई मुअत्तल करता है तो हम उसके नकाद रहे हैं, हमारी लीडरशिप उनके नकाद रही है जनाब मुशर्रफ के हवाले से। उससे पहले दूसरी बात यह है कि जो होती है ना तनकीद, मैं आपके किसी सवाल या आपके किसी राय से मैंने कई दफ़ा इख्तलाफ किया है, आपके प्रोग्राम में किया है, आपको बिल्कुल हक़ है कि आप मेरी किसी राय से इख्तलाफ करें, लेकिन उसके अंदर भी कोई तहज़ीब का, कोई अखलाक का, कोई अल्फाज के चुनाव का एक दायरा कार होता है। और उससे बाहर जाके वो गुफ्तगू करना कि जो गैर पार्लिमानी हो, गैर महज़ब हो, हमारी जो रवायात हैं उसके ख़िलाफ़ हो, वो मुनासिब नहीं है। उसे कोई भी ना पसंद करेगा ना अप्रिशिएट करेगा। आमिर नवाज़ वड़ाइच साहब कराची बार के प्रेसिडेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर शुक्रिया सर, आपने भी बयान की कोई मजम्मत की है? कुछ मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहूँगा। जी बिल्कुल नदीम साहब, इस बयान की मैंने पुरजोर मजम्मत की है। और ये कराची बार का ऑफिशियल रिएक्शन है या आपकी ज़ाती राय है? ये ऑफिशियल रिएक्शन है कराची बार एसोसिएशन का, और इसमें हर किसी को रिएक्शन देना चाहिए। बेसिकली ये जो ऐसे सियासत को सियासत रहना चाहिए कि हद तक रहना चाहिए। हमें पॉलिसी से इशू हो सकता है, हमें डिफरेंट एक्ट से किसी के इशू हो सकता है, लेकिन एक बंदा है जिसने अपनी जान का नजराना दिया है, जिसने मुल्क के लिए अपनी जान दी है, और वो शख्स अगर उठता है और
उस शख्स के लिए कोई बंदा उठता है और उसकी शहादत की तजलील करता है, उसकी फैमिली के जज्बात को मजरूह करता है और वो ये कह देता है कि भाई ये जो शहीद हुआ है ये शहीद नहीं है, इसने तो पैसे लिए थे, 40,000 मौलाना साहब को कोई दे देता है, वो ले लें गोली। ऐसा नहीं है, कोई भी 40,000 के लिए गोली नहीं लेता है। ये एक जज्बा है जिसके तहत लोग खड़े हुए होते हैं अपने घर बार, अपनी फैमिली को छोड़कर बॉर्डर पे। मौलाना साहब खुद भी ये बहुत बढ़ चढ़ कर, जब गवर्नमेंट गिराने का इशू था, दूसरा था, पार्टिसिपेट कर रहे थे और सबको पता है किसके कहने पे क्या। अब उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या मुफाद है, वो क्या चीज मनवाना चाह रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। कल तक वो जिनके साथ चल रहे थे और बहुत हंसी खुशी चल रहे थे और गवर्नमेंट गिराते हुए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल रहे थे, आज एकदम से ये स्टेटमेंट जो वो दे रहे हैं और वो भी इस लेवल पे जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो शोध है उनकी हद तक चलो आपने करना है। आप तो कराची बार का मुतालबा क्या है, क्या इसके ऊपर बारे में बात करें, आप कराची बार का मुतालबा क्या है, क्या अब इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मुतालबा रखा है आप लोगों ने? सर हमने उनसे ये कहा है कि वो इसको फौरी तौर पे अपनी स्टेटमेंट को वापस लें और माजरत करें। बाकी कानूनी मुतालबा वो डिफेंस मिनिस्टर साहब का काम है। डिफेंस मिनिस्टर साहब को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि ये जो एक्ट है, जिस तरीके से ये इन्होंने बात की है, वो एक गलत बात है। लेकिन मेरे ख्याल से कानूनी कार्रवाई इतना मानी नहीं रखती। हमें किसी को सजा देने में वो इंटरेस्ट नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि सही है, आप क्रिटिसाइज करें, आपका बनता है, बिल्कुल ठीक को करें। आमिर नवाज राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शफी जान साहब, पीटीआई ने इसके ऊपर कोई फॉर्मल रिएक्शन दिया? मौलाना साहब के बयान के दो हिस्से हैं, एक वो कहते हैं कि हमें कहा गया लश्कर बनाओ, तो उन्होंने कहा हम क्यों बनाएं, दूसरे में जाके वो जुमला बोलते हैं जिसके ऊपर डॉक्टर साहब ने इतनी लंबी फिर उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया। आपकी तरफ से कोई रिएक्शन है? देखिए, जो मौलाना साहब ने जुमला अदा किया, पहली बात यह है कि जितनी भी शोहदा है, चाहे वो पाक आर्मी के हो, पाक फ़ौज के हो, पुलिस के हो, सिविलियन हो, वो सब सांझे हैं। ये मिट्टी जो है, जो पाकिस्तान की मिट्टी है, ये हर शहीद की कर्जदार है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन देखिए, अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये बयान उन्होंने क्यों दिया, इसका सियाक व सबाक क्या था, और फिर ये जो पे रोल पे जो लोग हैं, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौलाना साहब के खिलाफ हो रहे हैं, जिनको ये ड्यूटी दी गई है सुबह से स्क्रिप्ट पकड़ा के, खासकर नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन बेचारों को तो भर्ती शायद इसलिए किया गया था कि अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो आपने इस किस्म की रिएक्शन देने हैं, ये भी ज्यादती है। अब इस किस्म का रिएक्शन इस पर नहीं आना चाहिए था, जो बढ़ा चढ़ा के इस पर जो रिएक्शन आ रहा है। देखिए, जहाँ तक देखिए ये चीज़ हुई क्यों है, क्या आपको अभी तो मेरे भाई हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने अखलाकियात का दर्ज दिया, उन्होंने कहा कि तहजीब के दायरे में होनी चाहिए। जब ये पोजीशन में थे और ये जो नारे लगाते थे, मरीम नवाज जो नारे लगाती थी, और आज वो वजीर आला है। नवाज शरीफ इदारे के सरबराह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इदारे के सरबराह के खिलाफ जो ज़बान वो इस्तेमाल करते थे, वो सब आज कहाँ पे है। तो देखिए, फिर जो FIR मरीम नवाज के खिलाफ उस टाइम में हुई, जो नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, क्या वो गलत थी या सही थी? अब ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी होंगी। और जो इस वक्त हो रहा है, CM सिंध से लेके पंजाब का तो कोई बंदा रहा नहीं है, इसी तरह वफाक का कोई बंदा नहीं रहा जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो। इस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं पेश करना चाहिए था। मौलाना साहब का जो बयान है, शहीद सबके सांझे हैं, चाहे वो पाक फौज हो, सिविलियन हो या पुलिस हो। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि करने हैं कि शोहदा की पूरी कौम और ये मट्टी कर्जदार है। हम ऐसी को कहे तो वो स्क्रिप्ट है भाई, खुद आप कह रहे हो, इसलिए आपको तो तनकीद करना है। नहीं तो उसकी भी ड्यूटी लगी हुई है, फिर वो भी शोहदा की इज्जत तकरीब और कर्जदार होने की बात कर रहे हैं। ये एक नेशनल ड्यूटी है, मैं इसे एक नेशनल ड्यूटी के तौर पे और एक पाकिस्तानी के तौर पे कर रहा हूँ और करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब का लीडरशिप कहती थी वो क्या था, मुझे एक बयान निकाल के देख लें जो नवाज शरीफ ने बिलो द बेल्ट जो ये जो दहशतगर्दी है और आगे जो नारा लगता था वो मरियम नवाज आप निकाल के दे दें। अब सुने नदीम साहब सुने, मैं वो नारा में इस वक्त नहीं दोहराना। हाँ, मैं नहीं दोहरा रहा। मरियम नवाज अपने जलसों में ये नारा नहीं लगाती थी। आज वो वजीर आला की मनसब पे बैठी हुई है, अपनी सीट हारी हुई है, लेकिन स्क्रिप्ट और वीडियो आप भिजवा दें। नदीम साहब इस बात के गवाह हैं, पूरा पाकिस्तान इसका गवाह है। मैं आपको अभी भेज रहा हूं, करने से बात नहीं बनती। आप भेजें मलिक साहब को भेजें। खुद ये नारा नहीं थी लगाती, उनके जलसों में ये नारे लगते रहे। और आपके जलसों में तो 10-10 बंदे वो कड़ी होती थी, गुजरावाली जो गुजरावाली
गुजरांवाले वाली जो तकरीर थी नवाज शरीफ साहब की, उसमें उन्होंने आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा और जनरल फैज जो DGI थे उनके नाम क्या कहा था? आप चलाएं मीडिया, क्या आप जवाब दें, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जिम्मेदार हैं इलेक्शन में क्या हुआ बाजवा साहब, मुल्क में जो हालात हैं इसके आपने इसका जवाब, आप जिम्मेदार, बाजवा साहब और जनरल फैज साहब और जनरल फैज साहब को गाली दी, ये आप जिम्मेदार का दायरा, आप जिम्मेदार, ये है हमारे इलेक्शन में भी जो कुछ हुआ था उसमें भी आप जिसके तहत मैंने कहा इख्तलाफ करें, आप बयान दे सकते हैं, लेकिन किसी तहजीब बेल्ट अल्फाज सवाल पैदा नहीं होता कि नवाज शरीफ ने बिलो दी बेल्ट तो खैर करने ही नहीं चाहिए। नहीं, वैसे भी जो जिस बंदे ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दी है ना जी, उसके ऊपर कोई तनाज़ा उठाए तो वो हमारा मुफाद नहीं है, उसकी काम है उसको गले से लगाएं, उसके ऊपर सियासत मत करें। आप बाकी सियासत करें, कहें फ़ौज सियासत से दूर रहे, फ़ौज का काम नहीं है कि वो पोलिटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व हो, ये सब बातें ठीक है, जनरलाइज स्टेटमेंट है, लेकिन कहीं किसी ने पाकिस्तान की खातिर जवान ने जान दी है तो उसको तो आपको गले से लगाना चाहिए, उसके ऊपर कोई सियासत या कोई तनकीद, कोई जुमला भी ऐसा गलती से भी नहीं बोलना चाहिए जिससे कोई वजह तनाज़ा पैदा हो सकती हो। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर तारिक साहब, कश्मीर वाला मामला भी कोई ऐसा अच्छा नहीं है कि जिसके ऊपर आपकी तारीफ़ करी जाए, तो कुछ सियासी हिकमत दानाई कुछ काम आनी चाहिए। मलिक साहब, मैं आज बिलावल साहब जो अपने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच चुके हैं, मैं उनकी हवाले से आपके चैनल पे एक टिकर देख रहा था कि बिलावल साहब ने फ़ेडरल गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया। आज जो मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे थे और बात कर रहे थे, और बिल्कुल उसी तरह आपने भी अपने प्रोग्राम के इब्तदाई गुफ्तगू में फ़ेडरल गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया। जी हाँ, तो इन दोनों का जवाब ये है कि बिलावल साहब ने बुनियादी तौर पर जो हमारा मौक़िफ़ था 12 सीटों के हवाले से, उसकी तायीद की है। तायीद क्या की है? उन्होंने ये कहा है कि ये फ़ैसला कश्मीर ने करना है और ये फ़ैसला कश्मीर करेगा। यही बात जब 30 मई को इस साल हम गए थे इस कॉल से पहले कि यार ये ना करें आप, 9 जून को जो आपने कॉल दी हुई है, तो हमने इनसे मुज़ाकरात किए थे। मैं बस थोड़ी सी बात करूँगा कि आपने कहा ना फेडरल गवर्नमेंट का रोल, हमने इससे पहले भी मुज़ाकरात किए थे। अक्टूबर 2025 में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की डायरेक्शन पे हमारी 5 रुकनी वुज़रा की कमेटी गई थी और जब परवेज़ अशरफ और कमर कारा साहब साथ थे, जब 38 निकात पे मुआहदा हुआ था, वो भी फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे हुआ था, उसमें से 35 पे अमल हो चुका। इस दफ़ा भी हम गए 30 मई को, राना सनाउल्लाह, मैं, एक और हमारे मिनिस्टर थे और पीपल्स पार्टी के लोग थे, प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे कि खुश असलूबी से मुज़ाकरात से इसको तय करें। और हमने वहाँ पे यही कहा कि 12 सीटों का मामला जो है ये पाकिस्तान डिसाइड नहीं करेगा, ये आज़ाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड सीटें आप डिसाइड करें। वही बात बिलावल साहब कर रहे हैं। बिलावल को ये क्यों लगा कि वफाकी वज़रा की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है? देखिए, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है ना, तो बिलावल साहब ये तो नहीं कह सकते वफाकी वज़रा ने बड़ा अच्छा काम किया है कि 2025 में भी डायलॉग किया, मुआहदा किया। कहते तो क्या था? नहीं, वो तो नहीं है बहरहाल। नहीं, वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन तो हम एक दूसरे के मुकाबले में लड़ रहे हैं ना, तो वहाँ वो हमारी तारीफों के पुल तो नहीं बांधेंगे। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का सूरत हाल इतनी बिगड़नी नहीं चाहिए। इस बात का मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है कि 12 सीटों का फ़ैसला कश्मीर और कश्मीर के अवाम करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है जी कि जहाँ तक आपने कहा कि हमने किसी को, मलिक साहब, किसी को इंडियन एजेंट नहीं कहा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में जहाँ पे भी उसे कोई वीकनेस, कोई सॉफ्ट बैली नज़र आती है, वहाँ पे हिट करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमने उसे बयानुल महसूस में धूल चटाई हुई है। ये एक फैक्ट है। और अगर उसे नज़र आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर में वो इस इशू को इग्नाइट कर सकता है, जो वो इग्नाइट करने की कोशिश कर रहा है, ये हमने इंडिकेट किया है। हमने किसी पे गद्दारी के लेबल और वो नहीं लगाए। आधे लोग आपके गद्दारी के लेबल लगा चुके हैं, तो आपको गुरेज करना चाहिए। नहीं लगाए, बिल्कुल नहीं लगाए। मैं सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ जहाँ सूरत हाल खराब होगी ना, इंडिया आपका बदतरीन सबसे ज्यादा डील कर रहा हूँ, वो उसका फायदा उठाने के लिए अंदर घुसेगा। आपको ऐसी सूरत हाल से पूरी कोशिश करनी चाहिए, इज्तनाब। हम बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। मैं तो आपको वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो कहानियाँ इंडिया घड़ने की कोशिश हर मौके के ऊपर करता है, लेकिन यहाँ पे इंशाल्लाह ताला ये मामला खुश असलूबी से, और हम नहीं चाहते, हम तो बस आखिरी बात मैं कर रहा हूँ कि हम जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों को भी हमने ये पैगाम दिया है आपकी मीडिया के थ्रू, या अगर मौलाना साहब ने कहा, उनको भी हमने ये कहा कि पुरअमन तरीके से आप मुंतशिर हो जाएं और उसके बाद जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं वो फेस करें। 8 के करीब लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस के लोग शहीद हो चुके हैं,
तो जिन पे मुकदमात हैं वो अपने मुकदमात का फैसला करें। मैंने एक कदम आगे बढ़ के आज ये कहा है, गो कि इसकी अप्रूवल मैंने फेडरल गवर्नमेंट से अभी तक नहीं ली, प्राइम मिनिस्टर से नहीं ली। मैंने ये कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सेफ एग्जिट दिया जाए और आप अदालतों से ज़मानत करा के फेस करना चाहते हैं मुकदमात को, हम इस पर भी बात कर सकते हैं कि फौरी तौर पे आपको नहीं गिरफ्तार करें, आप अपनी ज़मानतें ले लें और मुकदमात का सामना करें। तो ये बड़ा एक लीनियंट व्यू है। स्टेट के बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें जो खुद मेंबर हैं कोर कमेटी के, जॉइंट एक्शन कमेटी कालादम के, वो खुद कह रहे हैं कि जी ये लोग जो हैं इन काम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनका स्टेज क्यों मिसयूज़ हो रहा है। शफी जान, आपकी जमात भी 5 अगस्त के लिए तैयारी पकड़ रही है और कल हमारे प्रोग्राम में थे कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने कहा कि पीटीआई का एक डेलीगेशन हमारे पास भी आया है और उसमें असद कैसर साहब का भी उन्होंने नाम लिया कि वो भी शामिल थे और वो मौलाना साहब को कह रहे हैं कि मिल के जद्दोजहद करते हैं। तो कोई ऐसे कुछ चांसेस हैं कि आप और मौलाना फजलुर रहमान साहब सियासी जद्दोजहद इकट्ठे करने का इरादा रखते हो? बिल्कुल, मैं नदीम साहब आपके इस सवाल पे आऊँगा। मैं कश्मीर में सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ का डिसीजन था वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। आपके इल्म में होगा कि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं के बयान ऑन रिकॉर्ड हैं। वो ये कहते हैं कि जब हम वहाँ पे कैंपेन लीड करने गए तो वहाँ पे हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया गया और वो वापस आ गए। अभी आपने वफाकी वज़ीर साहब आपके साथ मौजूद हैं, तारिक फजल चौधरी साहब, मैं भी इनको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि हुकूमत के पास एबिलिटी नहीं है एंगेज करने की। अगर आपने एक मुआहिदा एक्शन कमेटी के साथ किया था और उस मुआहिदे का अगर आप पास नहीं रख रहे या वो पास नहीं रख रहे, आप वफाकी, आप हुकूमत हैं, तो आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए थी कि आप इन चीज़ों को एंगेज करते और इस नहज तक चीज़ों को ना लाने देते। इन हालात में वहाँ पे इलेक्शन कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, जहाँ तक 5 अगस्त की बात है, 5 अगस्त को इमरान खान साहब को अगवा किए हुए 3 साल पूरे होंगे। ये कैद नहीं है, अगवा किए गए हैं, क्योंकि कैदी के भी अपने हुकूक होते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब को कोई भी उनके जो बुनियादी हुकूक है नहीं मिल रहे, ना तभी सहूलत मिल रही है, ना मुलाकात हो रही है, आइसोलेशन में है वो, ना बेटों से बात हो रही है, ना बहनों से मुलाकात हो रही है, ना वकीलों का कोई एक्सेस है। तो इस हुकूमत ने इमरान खान साहब को अगवा किया हुआ है और इस अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं 5 अगस्त को। आज हमारी पार्लिमानी मीटिंग भी थी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, जहाँ पे हमारे पार्लियामेंट्री रहनुमा सारे वहाँ पे मौजूद थे। अब 5 अगस्त से अब ये तहरीक इंशाल्लाह शुरू होगी और इसका पूरा एक प्लान दिया जाएगा, पूरा शेड्यूल दिया जाएगा और सारी कौम के सामने रखा जाएगा। अभी हमने मुलाकात करनी है चकजई साहब से भी, उसके बाद हमने अलामा नासिर साहब से भी मिलना है। चकजई साहब ने भी पूरा शेड्यूल देना है, पूरा प्लान देना है। एक सोच डेवलप हो रही है कि एक दिन के एहतजाज से कुछ नहीं होना। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर भी कुछ सियासी इत्तेहाद करने का इरादा है? बिल्कुल, हम मौलाना साहब के पास जाएंगे, हम मौलाना साहब के साथ ये बात भी करेंगे, हम उनको दावत भी देंगे। इस वक्त कोई भी सियासी क़ुव्वत जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, इस गैर आइनी गैर जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, हम उनको दावत भी देंगे। मौलाना साहब से भी अनकरीब मुलाकात हमारी पार्टी की लीडरशिप करेगी और इस तमाम तर जो एक तहरीक जो इंशाअल्लाह 5 अगस्त से शुरू हो रही है, इस पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा और उनको बाकायदा तौर पर दावत भी दी जाएगी। डॉक्टर साहब, कोई आपको परेशानी है? देखिए, इससे पहले भी कई जो तहरीकें हैं उनकी कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे चुकी है। ज़रूर दें, ये उनका राइट है, हम इस पर उनको चैलेंज भी मौलाना साहब साथ आ जाते हैं फिर? देखिए, गवर्नमेंट ज़ाहिर है मुख्तलिफ चैलेंजेस का मुकाबला करने का नाम होती है। मौलाना साहब, मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इससे पहले जिस तरह की पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर जो पुरतशद्दुद एहतजाज उन्होंने किए, इस्लामाबाद पर चढ़ाइयाँ की, यलगारें की, मुसल्ला जत्थे की शक्ल में यहाँ पे हमलावर होते रहे, मौलाना साहब इस तरह की सियासत के कायल नहीं हैं। तो इसलिए मैं इसे बईद अज़ क़ियास समझता हूँ कि मौलाना साहब इनका साथ देंगे। बहरहाल ये इनका अपना एक राइट है, अगर ये एहतजाज की बात करते हैं या तहरीक की बात करते हैं। लेकिन जो उन्होंने बात की ना शफ़ी जान ने कि जी इनको एंगेज करें, तो मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि हमने उनसे मुआहदे किए, उनसे मुज़ाकरात किए। ये उनका चौथा मार्च है, 3 मार्च, 24, 2 मार्च, 25 उसमें मुज़ाकरात के नतीजे में ही वो डिस्पर्स हुए। और ये जो 38 रकाती मुआहदा है, इस पे 35 आपके प्रोग्राम महदूद है। मुझे ज़बानी याद है कि कौन कौन से हम पूरे कर चुके हैं। 35 नकात हम पूरे कर चुके हैं, उनकी नौकरियां बहाल की हैं, मुआवजे दिए हैं, उन्हें हमने तालीमी बोर्ड्स बनाए हैं, 170 FIR हमने ख़त्म की हैं। ये 19 नकात हैं जो एग्जेक्टिव ऑर्डर से पूरे हुए हैं और बाकी के लिए फ़ंड्स हमने जारी किए हुए हैं।
उसमें टेंडर हुए हैं, उनकी MRI मशीनें हैं, उनकी बाकी जो है वहाँ पे जो मुआहदे के अंदर चीज़ें तय थी। लिहाजा हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, हम सियासी लोग हैं। इसीलिए आज भी आपके प्रोग्राम में मैंने उन्हें रास्ता बताया है कि खुदा के लिए अमन का रास्ता इख्तियार करें, आप कानून को हाथ में ना लें, मासूम इंसानी जानों को आप इस तरह जो है डॉक्टर वो तारिक फजल चौधरी ना साहब, खतरे में शफी डालें। जान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।